दोस्तों, पिछली बार हम लोगों ने मैक्स वेबर के सामाजिक क्रिया के सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या करने की कोशिश की थी और यह बताने का प्रयास किया था कि मैक्स वेबर अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया को समाजशास्त्र की केंद्रीय अवधारणाओं में शामिल करते हैं और सामाजिक क्रिया के साथ में तार्किकता के पक्षों को जोड़ते हुए वे अपने सभी प्रकार के अवधारणात्मक और सैद्धांतिक पहलुओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। हालांकि तार्किकता पर आधारित सामाजिक क्रियाएं हमारी अपनी जिंदगी का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा नहीं है। यह मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण से नजर आता है, क्योंकि ज्वैक रैशनल एक्शन के अलावा और वर्ल्ड रैशनल एक्शन के कुछ पहलुओं के अलावा अफेक्शनेट एक्शन और ट्रेडिशनल एक्शन, इनमें कहीं सामाजिक क्रिया से जुड़ी हुई तार्किकता का वह बोध नहीं होता जिस बोध को हम ज्वैक रैशनल एक्शन के अंदर समझने का प्रयास करते हैं। यही वो महत्वपूर्ण पक्ष है जो मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र को निर्मित करता है। मुझे लगता है कि पद्धति शास्त्र के बारे में चर्चा करते हुए सबसे पहले हम एक महत्वपूर्ण प्रश्न को देखने की कोशिश करें कि अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया को समझा कैसे जा सकता है, क्योंकि अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया का विज्ञान समाजशास्त्र है, ऐसा मैक्स वेबर के अध्ययन से हमें कहीं ना कहीं नजर आता है। एक बात और पहले आपने ध्यान दी होगी कि जब हम मैक्स वेबर के प्रारंभिक वक्तव्य को प्रस्तुत करने की कोशिश कर रहे थे तो उसमें रिकल्ट और बाइंडी लेवेंट उन सब के विचार आए थे, जिसके आधार पर यह जानने का प्रयास किया गया था कि प्राकृतिक विज्ञान एवं सांस्कृतिक विज्ञान के मध्य में अंतर है, जो हमें अगस्त कुंत के चिंतन में नजर नहीं आता था। ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग पहलू हमारे सामने उभर करके आता है इस दृष्टिकोण को लेकर के। अगर हम फ्रांसीसी समाजशास्त्रियों को देखें प्रारंभिक स्तर पर, जैसे आगस्त कुंत, एमिल दुर्खाइम, तो वे समाजशास्त्र के पद्धति शास्त्र को और समाजशास्त्र की विषय वस्तु को प्राकृतिक विज्ञान के साथ जोड़ने का प्रयास करते हैं। कुंत तो यही चर्चा करते हैं हायरार्की ऑफ साइंसेज में कि समाजशास्त्र यंगेस्ट समाज विज्ञान है और यह उत्पन्न होता है प्राकृतिक विज्ञानों के संस्तरणात्मक पक्षों के आधार पर, जिसमें सबसे पहले फिजिक्स आती है, फिर केमिस्ट्री आती है, फिर उसके बाद में बायोलॉजी आती है, सोशियोलॉजी आती है। इस तरह का वक्तव्य अगस्त कुंत ने हमको दिया। जो जर्मनी का समाज विज्ञान है और जर्मनी का सामाजिक दर्शन है, वो प्राकृतिक विज्ञानों के आधार पर समाज विज्ञानों की या समाज शास्त्र की उत्पत्ति हुई है, इसके पक्ष को स्वीकार नहीं करता। यानी कुंत और दुर्खाइम के जो पॉजिटिविज्म के पक्ष हैं, उन पॉजिटिविज्म के पक्षों को मैक्स वेबर और दूसरे जर्मनी के समाज वैज्ञानिक कार्ल मार्क्स स्वीकार नहीं करते। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि यह जो एक विवाद है, यह विवाद फ्रांसीसी इतिहास के दर्शन और जर्मनी के विचार के इतिहास, इन दोनों के मध्य के भेद को हमारे सामने आता है। तब फिर सवाल यह है कि समाज विज्ञान वेबर की दृष्टि में क्या हो सकता है, और यहाँ से पद्धति शास्त्र का एक पहलू हमको नजर आने लगता है। वेबर की दृष्टि में समाज शास्त्र जो व्यावहारिक समस्याएं हैं, हमारी जो एप्लाइड प्रॉब्लम्स हैं, उन एप्लाइड प्रॉब्लम्स को
समझने की कोशिश करता है और ये जानने का प्रयास करता है कि मनुष्य के द्वारा प्रभावित करने वाले प्रयास कौन कौन से हैं। ये जो व्यावहारिक समस्याएं हैं या जो व्यावहारिक प्रघटनाएं हैं, जो एप्लाइड सोशल रियलिटीज हैं, इन एप्लाइड सोशल रियलिटीज को मनुष्य अपने प्रयासों के माध्यम से किस किस तरीके से प्रभावित करता है। इसके आगे भी हम जा सकते हैं, जो कि सामाजिक क्रिया के वर्गीकरण से हमको नजर आता है कि हम ये जानने की कोशिश करें कि सामाजिक इकाइयां यानी व्यक्ति या मनुष्य वांछनीय सामाजिक परिवर्तन की अवधारणा को कैसे निर्मित करते हैं। एक डिजायरेबल सोशल चेंज कौन सा हो सकता है और उस डिजायरेबल सोशल चेंज को लाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए हम कौन कौन से प्रयास करें और वो प्रयास किस तरह से वांछनीय सामाजिक परिवर्तन को प्राप्त करने की दिशा को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं। ये एक पक्ष हमारे सामने आता है। अब दो चीजें आ गई आपके सामने इसमें। एक तो व्यावहारिक सामाजिक दुर्घटनाएं आ गई और दूसरा वांछनीय सामाजिक परिवर्तन आ गए। अब जो व्यावहारिक सामाजिक परिघटनाएं हैं, इन सामाजिक परिघटनाओं को वेबर किसी न किसी रूप में एक फैक्चुअल प्रपोजिशन के रूप में देखते हैं, तथ्यात्मक, कि भाई ये तथ्यात्मक है, क्योंकि वो जो व्यावहारिक सामाजिक परिघटनाएं हैं उनको आप देख सकते हैं। और जो नॉर्मेटिव सोशल चेंज है, वह नॉर्मेटिव सोशल चेंज तो आएगा, वो तो भविष्य की बात है, उसको देखा नहीं जा सकता। हाँ, उसको प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं और वह प्रयास मनुष्य कर रहा है, जो कि उस पूरे के पूरे प्रकरण को कहीं ना कहीं प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वो हमको लगता है कि उसको हम कहें कि ये नॉर्मेटिव प्रपोजिशन है। तो दो तरह के प्रपोजिशंस मैक्स वेबर के विचारों के आधार पर हमारे सामने उभरते हैं। एक फैक्चुअल प्रपोजिशन है और दूसरा नॉर्मेटिव प्रपोजिशन है। ये जो प्रपोजिशंस हैं, इन प्रपोजिशंस को हम आगे ले जाएं तो हमारे सामने दो पक्ष और नजर आने लगते हैं कि हम किस तरह से इनका अध्ययन करने का प्रयास करें। और अध्ययन करने का वही प्रयास समूचा मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र को निर्मित करता है। एक पक्ष और जान लें इसके साथ साथ, वेबर का जो समूचा चिंतन है, जिसकी बात हम लोग आगे चल करके करेंगे, चाहे वो धर्म के माध्यम से, चाहे वो प्रशासन तंत्र के माध्यम से, उसमें हमारे सामने दो पक्ष आएंगे, जो कि अभी मैंने संकेत दिया है कि डिजायरेबल सोशल चेंज को प्राप्त करने के लिए मनुष्य किन किन प्रकार के प्रयासों को करता है। जब हम उसको अध्ययन करने की कोशिश करें, जब हम उसको जानने का प्रयास करें, तो हमको लगेगा कि हमारे सामने दो तरह की आचार संहिताएं उभर करके आ जाती हैं, दो तरह की इथिक्स हमारे सामने उभर करके आती हैं, जो कहीं ना कहीं फैक्चुअल और नॉर्मेटिव प्रपोजिशंस के साथ जुड़ी है, जो व्यावहारिक सामाजिक प्रघटनाओं के साथ जुड़ी है और जो वांछनीय सामाजिक परिवर्तन के साथ जुड़ी हुई है। ये बात भी ध्यान रखिएगा कि जो व्यावहारिक सामाजिक प्रघटनाएं हैं, वे व्यावहारिक सामाजिक प्रघटनाएं उस रास्ते को भी बता सकती हैं जिस रास्ते के माध्यम से हम वांछनीय सामाजिक परिवर्तन को भविष्य में किसी न किसी प्रकार से समाज का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास दो तरह के इथिक्स उभर करके आएंगे, जिसको कि हम प्रघटना के अध्ययन के साथ और प्रघटना की विशेषताओं को जानने के लिए इस्तेमाल करेंगे। एक तो इथिक्स ऑफ अल्टीमेट एम, जो हमारा अल्टीमेट एम है, जो हमारा अल्टीमेट एंड है, जो फाइनल लक्ष्य है, उस फाइनल लक्ष्य के साथ जुड़ी हुई हमारी अपनी इथिक्स क्या है। तो अल्टीमेट एंड हमारा क्या है और उस अल्टीमेट एंड को प्राप्त करने के लिए हम किस तरह के आचार शास्त्र को निर्मित करने की कोशिश करेंगे और किस तरह के आचार शास्त्र को वह सामाजिक इकाई या संबंधित व्यक्ति या उस समूह के सदस्य अपने व्यक्तित्व के अंदर अपनी क्रिया प्रणाली में समाहित करने की कोशिश करेंगे। और दूसरा
इथिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी इथिक्स ऑफ एंड्स, एक तो लक्ष्य की प्राप्ति के साथ कौन सी आचार संहिता जुड़ी हुई है जो कि अंततः हमको प्राप्त करना है, और एक हमारे उसके साथ जुड़ी हुई रेस्पॉन्सिबिलिटीज, हमारे अपने जो उत्तरदायित्व है, जिन भूमिकाओं का हम निर्वाह करेंगे, जिन भूमिकाओं को हम उस अल्टीमेट एंड को प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, उसके साथ कौन सी इथिक्स जुड़ी हुई है। तो इथिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज और इथिक्स ऑफ अल्टीमेट एंड्स, इन दो पक्षों को हमें जानना जरूरी है। दूसरे रूप में हम ये कहें तो कह सकते हैं कि फैक्चुअल और नॉर्मेटिव प्रपोजिशंस, इथिक्स ऑफ अल्टीमेट एंड और इथिक्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, इनके माध्यम से हम अर्थपूर्ण सामाजिक क्रिया को समझने की कोशिश कर सकते हैं। और यही वो अंतर है जो प्राकृतिक विज्ञानों के बीच में और सामाजिक विज्ञानों के बीच में या संस्कृति विज्ञान के बीच में हमको नजर आता है। यानी मैक्स वेबर के द्वारा प्रस्तुत किया गया समाजशास्त्र पॉजिटिविस्टिक नहीं है, यह प्रत्यक्षवादी नहीं है, ये यथार्थवादी है। ये साइंस को रियलिज्म के रूप में तलाशने की कोशिश करता है। इसका जो पद्धति शास्त्र है वह पद्धति शास्त्र प्राकृतिक विज्ञान के पद्धति शास्त्र पर आधारित नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक विज्ञान का पद्धति शास्त्र बिल्कुल विशिष्ट किस्म का है, जो कि हमने बोरो किया है फिजिक्स से, या जिसको हम कह सकते हैं कि फिजिकल साइंस मेथोडोलॉजीज, जो फिजिकल साइंस मेथोडोलॉजीज मैक्स वेबर के चिंतन में हमको नजर नहीं आती है। मैक्स वेबर नेचुरल साइंस और ह्यूमन सोशल साइंस के विवाद को इसके आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं। नेचुरल साइंस का पद्धति शास्त्र बिल्कुल अलग है, और इसलिए अलग है क्योंकि नेचुरल साइंस में उत्पन्न होने वाली घटनाएं, उनकी कार्यकारणता बिल्कुल अलग है। उसका संबंध नहीं है समाजशास्त्र के साथ में या सामाजिक विज्ञान के साथ में। सामाजिक विज्ञान में उत्पन्न होने वाली जो घटनाएं हैं, वो घटनाएं बिल्कुल भिन्न किस्म की हैं। वो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, वो व्यक्ति के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं, और इसलिए उनका कंटेंट, उनका अपना नैरेटिव, उनकी अपनी व्याख्या, वह सब प्राकृतिक विज्ञानों की व्याख्या के साथ में प्राकृतिक विज्ञानों के जो समूचे संदर्भ है उनसे बिल्कुल भिन्न किस्म की होती चली जाती है। वेबर इसके आधार पर एक संकेत दे रहे हैं, अगर आप उस संकेत को समझ पा रहे हो तो दो तरह के बोध हमारे सामने आते हैं, यानी दो तरह की अंडरस्टैंडिंग हमारे सामने आती है। हमने वांछनीय सामाजिक परिवर्तन की बात की है और हमने व्यावहारिक सामाजिक परिघटनाओं की बात की है। अब इन दोनों को देखने की हम कोशिश करें तो हम देखने की जब हम कोशिश कर रहे हैं तब यह कोशिश हमको दो तरह की अंडरस्टैंडिंग की तरफ ले जाती है। एक जिसको हम कहें ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, अवलोकनात्मक बोध, यानी हम अवलोकन कर रहे हैं कोई भी व्यावहारिक परिघटना, कोई भी एप्लाइड सोशल फिनोमिनन, कोई भी एप्लाइड सोशल रियलिटी जो हमारे सामने है, जिसको हम देख पा रहे हैं, जो देख करके हम उसको समझ रहे हैं, वह हमारी अपनी एक ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग है। जैसे मान लीजिए मैं देख रहा हूं कि आप किताब पढ़ रहे हैं, कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको पुस्तक पढ़ते हुए देख रहा हूं, और उस पुस्तक को पढ़ते हुए देखकर मैं कुछ ना कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूं। कम से कम और कुछ नहीं तो मैं ये समझने का प्रयास कर रहा हूं कि मिस्टर एक्स या मिस एक्स एक पुस्तक को पढ़ रहे हैं। मैं उसे कहूंगा कि ये मेरी ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग है। मैंने अवलोकन किया, मैंने उसको देखा, और देखने के साथ में मुझे लगा कि आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं, और इसको मैंने अपनी ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग को जोड़ दिया। इसका मतलब ये हुआ कि जो अधिकांश व्यावहारिक सामाजिक यथार्थ हैं, जो एप्लाइड सोशल रियलिटीज हैं, उन एप्लाइड सोशल रियलिटीज को समझने का जो प्रारंभिक स्तर है, उस प्रारंभिक स्तर पर हमको ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग को इस्तेमाल करना पड़ेगा। ये ऑब्जर्वेशन विज्ञान की भी विशेषता है,
और ये ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग हमारे लिए समाज विज्ञानों की भी विशेषता है। तो ऑब्जर्वेशन जरूर इसके अंदर है, इंपीरिसिज्म का तत्व इसके अंदर आ जाता है, अनुभव का जो पक्ष है वह अनुभव का पक्ष इसके अंदर आ जाता है। हालांकि एक्सपेरिमेंटेशन और प्रिडिक्शन जो कि प्राकृतिक विज्ञानों की विशेषता थी, उसको लेकर के विवाद हम देख सकते हैं, वह समाज विज्ञान के अंदर पॉसिबल नहीं है। और इसलिए एक स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि जहां प्राकृतिक विज्ञानों की पद्धति शास्त्र से निर्मित हुआ समाजशास्त्र भविष्यवाणी करने की क्षमता भी रख सकता था, यानी इफ सिमिलर सर्कमस्टांसेस हैपन द सेम कॉन्सिक्वेंस विल कम इनटू एग्जिस्टेंस। इस तरह का ये जो पक्ष था जो प्राकृतिक विज्ञान से हमारे विषय के अंदर उभर करके आया था, कुंत और दुर्खाइम के मतानुसार, वह विशेषता मैक्स वेबर के अध्ययन के अंदर हमको नजर नहीं आती। तो फिर मैक्स वेबर के अध्ययन में है क्या? ये जो ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग है, ये ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग हमें किसी एक ट्रेंड को बताने की कोशिश करेगी, एक ये किसी प्रवृत्ति को बताने की कोशिश करेगी, और उस प्रवृत्ति को जानने के लिए विवेचनात्मक पक्षों को समझना और उन्हें विकसित करना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। और इस स्तर पर अवलोकनात्मक बोध के साथ एक दूसरे किस्म का बोध हमारे सामने उभर करके आता है, जिसको मैक्स वेबर ने एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग, विवेचनात्मक बोध कहा है कि ये विवेचनात्मक बोध है। आप जो पुस्तक पढ़ रहे हैं वह पुस्तक किस भाषा की है, वह फिक्शन है या नॉन फिक्शन है, वह आपकी लाइकिंग के किस स्तर को हमारे सामने व्यक्त करती है, वह आपके विषय से जुड़ी हुई है जिस सब्जेक्ट का आप एग्जाम देना चाहते हैं, या उस विषय के साथ जुड़ी हुई है जिसको आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, या उस विषय के साथ जुड़ी हुई है जो आपकी हॉबी को निर्मित करता है। यह वह पुस्तक कोई उपन्यास है या किसी तरह की कोई पोइट्री पर आधारित नरेटिव है, कोई बायोग्राफी है या कोई ऑटोबायोग्राफी है, किस तरह का, ये सब जब हम इन पक्षों को जानने का प्रयास करेंगे तब हम कहेंगे कि यह एक विवेचनात्मक बोध है। तो हम किसी भी व्यावहारिक सामाजिक प्रघटना और यहाँ तक कि वांछनीय सामाजिक परिवर्तन की जो दिशाएं हैं, जो प्रवृत्तियां हैं, और जिसमें होने वाले जो क्रियाकलाप हैं, उन सबको समझने के लिए एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग और ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, इन दोनों को शामिल करने का प्रयास करेंगे, इन दोनों को प्रयुक्त करने का प्रयास करेंगे। ये जो अवलोकनात्मक बोध है ये तो बहुत साफ साफ है, हम देख रहे हैं और देख करके उन चीजों को समझ रहे हैं। लेकिन एक चीज दोस्तों जानने की जरूरत है कि हमारी अपनी देखने की एक सीमा होती है। वो जो हमारा ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग है, वह ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग एक सीमा के बियॉन्ड नहीं जा सकती। इसलिए जो एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग है, उस एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग को हमें देखने का प्रयास करना चाहिए। एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग हमें क्या बताएगी? जो हमारे अपने मीन्स हैं, जो हमारे साधन है, उन साधनों का क्रम क्या है, हम कौन कौन से साधन इस्तेमाल कर रहे हैं, और उन साधनों को इस्तेमाल करते हुए हम उस लक्ष्य को कैसे जान सकते हैं जिस लक्ष्य को हमें प्राप्त करना है। तो लक्ष्य को जानने की कोशिश और उस लक्ष्य को जानने के लिए, उसे प्राप्त करने के लिए जिन साधनों को हम इस्तेमाल कर रहे हैं या जिन साधनों के क्रम को हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे समझने का प्रयास, ये हमको विवेचनात्मक बोध के अंदर सम्मिलित करना पड़ता है। यानी दूसरे रूप में हम ये कहें कि इसके अंदर मीनिंग भी शामिल है, अर्थ भी शामिल है, और उस अर्थ के साथ में कंटेक्स्ट, उसके संदर्भ शामिल हैं, और उन संदर्भों को हम इलेबोरेट कर रहे हैं, उनको हम विस्तार देने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा ना, आप कोई पुस्तक पढ़ रहे हैं तो उस पुस्तक का अगर फिक्शनल कैरेक्टर है तो वो फिक्शनल कैरेक्टर किस तरह का है, नॉन फिक्शनल कैरेक्टर है तो किस तरह का है, उसको पढ़ते हुए आप किस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, वह उद्देश्य आपका
किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है, उसके साधन कौन से हैं। उस पुस्तक को पढ़ते हुए क्या आप कोई इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, उस पुस्तक को पढ़ते हुए आप कोई एनालिसिस कर रहे हैं, उस पुस्तक को पढ़ते हुए आपके भाव में क्या कोई परिवर्तन आ रहे हैं, यह सब कुछ वो जानना है जो एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग के साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये जो अंडरस्टैंडिंग का पक्ष है, इसमें कहीं ना कहीं अगर आप ट्रेडिशनल एक्शन की बात करेंगे, कहीं इसमें आप एफेक्शनेट एफेक्चुअल एक्शन की बात करेंगे, तो उसके साथ में एक और अंडरस्टैंडिंग का पक्ष भी जुड़ सकता है, जिसको कि हम एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं, समानुभूति वाला बोध। तो तीन तरह के बोध हमें मैक्स वेबर के चिंतन में नजर आ रहे हैं। एक विवेचनात्मक बोध, एक अवलोकनात्मक बोध, और तीसरा जिसको कि हम समानुभूति के साथ में जोड़ सकते हैं, एम्पैथी के साथ में जोड़ सकते हैं, तो एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग, इसको भी हमको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग क्या हो सकती है? आप मान लीजिए सामाजिक क्रिया कर रहे हैं और उस क्रिया में कोई एक और कर्ता भी शामिल है, तो जो कर्ता उसमें शामिल है उसके साथ आपका अपना एक इमोशनल आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए। एक उसके साथ में जो हमारी अपनी भावनाएं हैं, उन भावनाओं के आइडेंटिफिकेशन हो जाए। क्यों हो जाए भावनाओं के आइडेंटिफिकेशन? ताकि हम उस को जानने की कोशिश कर सकें। हम जिस कर्ता को जानने का प्रयास कर रहे हैं, जो हमारे सामने है, जो हमारी उस क्रिया के अंदर शामिल है, उस कर्ता को समझने की अपनी कोशिश, और जो उसको समझने की कोशिश हम करें, तो उस समझने की कोशिश में हमारी अपनी समानुभूति, हमारा उसके साथ में इमोशनल आइडेंटिफिकेशन होना जरूरी है। आप जिस सामाजिक कर्ता को पुस्तक पढ़ते हुए देख रहे हैं और जिस पुस्तक को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं कि वह पुस्तक क्यों पढ़ी जा रही है, किस उद्देश्य के लिए पढ़ी जा रही है, और कौन से उसमें साधन इस्तेमाल हो रहे हैं, इसको जानने के साथ साथ उस कर्ता के व्यक्तित्व के विभिन्न पहलुओं को जानने की कोशिश करनी है। आपको ये भी जानने का प्रयास करना है कि वह कर्ता उस पुस्तक को पढ़ते समय किस तरह के भावनात्मक प्रतिक्रियाओं को हमारे सामने प्रस्तुत कर रहा है। तो वो जो भावनात्मक प्रतिक्रियाएं होंगी, चाहे वो एक मुस्कुराने वाली प्रतिक्रिया हो उनकी, चाहे वो किसी तरह की एक सैडनेस की, एक दुखद पक्ष की प्रतिक्रिया हो, या उसके अंदर और ज्यादा कोई उत्तेजना का भाव हो, ताकि हम और उस चीज को आगे जानने की कोशिश कर सकें। यानी जो एक साइको इमोशनल डायमेंशंस हैं, उन साइको इमोशनल डायमेंशंस के साथ कर्ता के व्यक्तित्व को जानने की कोशिश, कर्ता के व्यक्तित्व को जानने के लिए उसके साथ इमोशनल आइडेंटिफिकेशन को निर्मित करने का हमारा प्रयास, उस इमोशनल आइडेंटिफिकेशन के साथ जुड़ करके ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग, और उस ऑब्जर्वेशनल अंडरस्टैंडिंग के विभिन्न पहलुओं को केंद्र में रखते हुए एक एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग को विकसित करने की कोशिश। यह एक ऐसा डायमेंशन है जिस डायमेंशन को हम मैक्स वेबर के मेथोडोलॉजी के प्रारंभिक पक्ष के रूप में एक्सेप्ट कर सकते हैं कि ये उसका अपना एक प्रारंभिक पक्ष है, जिसके आधार पर मैक्स वेबर का पद्धति शास्त्र निर्मित होता है। यानी एम्पैथी के पक्ष को हम लें, हम इसके साथ साथ ऑब्जर्वेशन के पक्ष को लें, इसके साथ साथ हम एक्सप्लेनेटरी अंडरस्टैंडिंग को शामिल करें, एंड और मीन्स, इन पक्षों को शामिल करने की कोशिश करें, मीनिंग और मीनिंग के साथ जोड़ करके कंटेक्स्ट, और उस कंटेक्स्ट के इलेबोरेशन को शामिल करें, तब हम मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र के प्रारंभिक पक्ष को समझ पाते हैं। मैक्स वेबर ने इस पद्धति शास्त्र को समझाने के लिए जिस शब्द का इस्तेमाल किया है, वह शब्द बहुत पॉपुलर है। वर्स्टहैन के रूप में हम उस शब्द को जानते हैं, और वर्स्टहैन का मतलब होता है कि अंडरस्टैंडिंग, बोध। और इसलिए सोशियोलॉजी ऑफ वर्स्टहैन और वर्स्टहैन सोशियोलॉजी, बोध का समाजशास्त्र, कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि हम निर्मित करने की कोशिश करते हैं। पर एक चीज हमको देखनी पड़ेगी, जो भावनात्मक आइडेंटिफिकेशन है, वह भावनात्मक आइडेंटिफिकेशन कितना सही है और कितना त्रुटिपूर्ण है।
या कितना हम समझ पाए हैं, इसको थोड़ा विस्तार देना, इसके बारे में विमर्श करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है, हमारे लिए थोड़ा कठिन हो जाता है। और इसलिए हम ये कह सकते हैं कि जो एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग है, वह एम्पैथिक अंडरस्टैंडिंग परिकल्पनाओं को तो निर्मित कर सकती है, हाइपोथेसिस को तो निर्मित कर सकती है, हमको एक टेंटेटिव आइडिया दे सकती है, वो हमको एक अनुमानित कार्य कारण संबंध से परिचित करा सकती है। लेकिन उस अनुमानित कार्यकारी संबंध के अंदर सब्जेक्टिविटी का बोध सम्मिलित हो जाता है, उसमें सब्जेक्टिविटी आ जाती है। और इसलिए सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी का सवाल मैक्स वेबर के इस विवेचन के अंदर काफी कुछ महत्वपूर्ण हो जाता है। और यह सब्जेक्टिविटी और ऑब्जेक्टिविटी वेबर के पद्धति शास्त्र का एक महत्वपूर्ण अवयव बन जाती है, जो आगे चल करके आइडियल टाइप की रचना में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। और यही सब्जेक्टिविटी ऑब्जेक्टिविटी का कंसिडरेशन वैल्यूज और वैल्यू फ्रीडम के उस नोशन को लाता है, जो मैक्स वेबर ने अपने मेथोडोलॉजी के अंदर बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्थापित किया है। मैक्स वेबर के पद्धति शास्त्र के इन पहलुओं को हम अगले लेक्चर के अंदर सम्मिलित करने का और उनके एलेबोरेशन का प्रयास करेंगे। पद्धति शास्त्र मैक्स वेबर का थोड़ा जटिलताओं से भरा हुआ है, और इसलिए मैंने इसको बहुत साधारण तरीके से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इससे संबंधित अगर कोई सवाल हो तो उन सवालों को आप मेरे को भेज सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रियाएं जरूर भेजिए, ताकि उन प्रतिक्रियाओं के आधार पर हम आगे अपने वक्तव्यों की रचना कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ओह, रिकॉर्डिंग प्रोग्रेस कहाँ सकते